कल्पना कीजिए झालावाड़ का एक छोटा सा गांव, एक किसान परिवार और एक नौजवान जो एक ही साल में, वो भी बिना किसी कोचिंग के, 3-3 सरकारी नौकरी की परीक्षाएं पास कर लेता है। सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसा ही लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये असल कहानी है शिवराज तंवर की। हाँ, और देखिए अक्सर ऐसी कहानियों में हमें लगता है कि ये कोई चमत्कार है या शायद बस किस्मत की बात है, पर जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं ना, तो एक पूरा पैटर्न, एक रणनीति दिखाई देती है। और आज हम उसी रणनीति और पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है किसान पुत्र शिवराज तंवर की 3 सफलताएं। और हम इसी के जरिए ये जानेंगे कि शिवराज ने ये असाधारण सफर कैसे तय किया। जी, मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि कैसे और क्यों हुआ। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ शिवराज की नहीं है, ये एक तरह से हर उस इंसान के लिए एक केस स्टडी है जो सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखता है। सही बात है। ये दिखाती है कि अगर इरादे और तरीके सही हों तो परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती, बल्कि शायद आपको और मजबूत बना देती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। शिवराज की जड़ें बहुत ही साधारण हैं। वो झालावाड़ के अकलेरा कस्बे के पास सरड़ा नाम के गणों से आते हैं। पिता किसान है। हाँ, और परिवार में 7 भाई बहन हैं। और लेख में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है कि परिवार में दूर दूर तक कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था। अब ये सुनने में एक छोटा सा तथ्य लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। मैं यही पूछने वाला था, जब परिवार में कोई पहले से उस रास्ते पर ना चला हो तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है या एक तरह का अकेलापन भी होता है कि आप एक बिल्कुल नया रास्ता बना रहे हैं? ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये एक मानसिक नक्शे की कमी है। जब आपके आसपास कोई सफल उदाहरण होता है तो आपको एक बना बनाया रास्ता दिखता है। आपको पता होता है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, अच्छा, तनाव को कैसे संभालना है। लेकिन जब आप पहले होते हैं तो आप अंधेरे में रास्ता टटोल रहे होते हैं। हर ठोकर आपको खुद खानी पड़ती है और हर सबक खुद सीखना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी शिक्षा की नींव और भी दिलचस्प हो जाती है। उनकी पूरी पढ़ाई, मतलब गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन तक, सब कुछ सरकारी संस्थानों से हुई। ये आज के दौर में एक बहुत बड़ी धारणा को तोड़ता है। हम मानकर चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एक जरूरत है। हाँ, ये तो है। शिवराज की कहानी बताती है कि प्रतिभा और लगन किसी संस्थान की मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी होगी, सरकारी संस्थानों में आपको चम्मच से खिलाने वाला कोई नहीं होता। वहाँ सफलता पाने के लिए छात्र को ज्यादा आत्म अनुशासित और प्रोएक्टिव होना पड़ता है। शिवराज ने बचपन से ही ये गुण दिखाया। हाँ, उनके नंबर भी यही कहानी कहते हैं। 10वीं में 81.5%, 12वीं में 68.6%, और एक मजेदार किस्सा भी है लेख में। लैपटॉप वाला? हाँ, जब वो कक्षा 8 में थे तो 80% से ज्यादा अंक लाने पर सरकार से इनाम में एक लैपटॉप मिला था। आज के जमाने में तो शायद ये आम बात लगे, लेकिन उस समय ये कितनी बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात रही होगी। और इसे सिर्फ एक इनाम की तरह नहीं देखना चाहिए। सोचिए, एक छोटे से गांव के लड़के के लिए सरकार द्वारा उसकी मेहनत को इस तरह सम्मानित किया जाना, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये कहता है कि तुम्हारी मेहनत देखी जा रही है, तुम महत्वपूर्ण हो। इस तरह का शुरुआती प्रोत्साहन आत्मविश्वास की वो पहली ईंट रखता है जिस पर भविष्य में एक पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था? नहीं, ये एक तरह का विश्वास था जो उन्हें सौंपा गया था। तो उनकी पढ़ाई की नींव तो सरकारी स्कूलों में ही मजबूत बन गई थी। जी। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई से तो काम नहीं चलता। सबसे बड़ा सवाल तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का है। जी। और यहीं पर उनकी कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली? एकदम। उनका मूल मंत्र था सेल्फ स्टडी। अब ये शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आज की इस कोचिंग इंडस्ट्री के अरबों खरबों के बाजार में बिना कोचिंग के तैयारी करने का फैसला लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सही बात है, ये सिस्टम के खिलाफ तैरने जैसा है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। कोचिंग हमें क्या देती है? जानकारी और एक अनुशासित माहौल, लेकिन कई बार ये हमारी सोचने की क्षमता को सीमित भी कर देती है। कैसे? हम नोट्स पर, टीचर के बताए हुए तरीकों पर निर्भर हो जाते हैं। इसे पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय शिक्षा कहते हैं।
शिवराज ने जो रास्ता चुना वो एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय शिक्षा का था। और ये एक्टिव लर्निंग तब और भी मजबूत हो गई जब उन्होंने आर्थिक जरूरतों के लिए एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब वो खुद कोचिंग नहीं गए बल्कि दूसरों को पढ़ाने लगे। ये तो कमाल का दाव था। ये सबसे बेहतरीन दाव था। देखिए, किसी भी विषय को सीखने के कई स्तर होते हैं। पहला, आप उसे पढ़ते हैं। दूसरा, आप उसे समझते हैं। तीसरा, आप उसे सवालों पर लागू करते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर होता है जब आप उसे किसी और को समझा सकें। अच्छा। भावित सवालों के बारे में सोचना पड़ता है, आपको उसे दिलचस्प बनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वो विषय आपके दिमाग में सीमेंट की तरह जम जाता है। वाह। अनजाने में ही सही, शिवराज अपनी तैयारी का सबसे मजबूत स्तंभ खड़ा कर रहे थे। तो जो श्रोता तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। किसी विषय को सिर्फ पढ़े नहीं, उसे इस तरह से पढ़ें जैसे कल किसी और को पढ़ाना है। बिल्कुल। ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये आपको एक उपभोक्ता से एक निर्माता बना देता है। सही कहा। आप सिर्फ ज्ञान ले नहीं रहे, आप ज्ञान को प्रोसेस करके उसे दूसरों के लिए तैयार कर रहे हैं। यही शिवराज की सफलता का गुप्त हथियार था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलेन था, और यहाँ विलेन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हालात थे। लेख बताता है कि उनका रास्ता सीधा नहीं था। उन्होंने एलडीसी हाई कोर्ट और रीट 2021 की परीक्षा दी और दोनों में ही शानदार अंक हासिल किए। मैं उस एहसास की कल्पना कर सकता हूं जब आप परिणाम देखते हैं और आपको लगता है कि बस मंजिल मिल गई। और फिर आपको पता चलता है कि दोनों ही परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। मैं सोच भी नहीं सकता उस मानसिक तनाव को। इतनी मेहनत, इतने महीनों का इंतजार और नतीजा शून्य। ये किसी भी प्रतियोगी के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक है। और इस तरह की असफलता की सबसे मुश्किल बात यह है कि ये आपकी अपनी गलती नहीं है। हाँ, यही बात है। अगर आप कमजोर तैयारी की वजह से फेल होते हैं तो आप खुद को सुधार सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम फेल होता है तो आप असहाय महसूस करते हैं। ये अन्याय की भावना पैदा करता है। ये एक एथलीट के उस दर्द जैसा है जो ओलंपिक से ठीक पहले चोटिल हो जाए। तो फिर ऐसी स्थिति से कोई वापस कैसे आता है? ऐसी निराशा के बाद दोबारा उन्हीं किताबों को उठाना, उसी लगन से पढ़ना, इसके लिए किस तरह की मानसिक शक्ति चाहिए? यहीं पर अकादमिक ज्ञान से ज्यादा जीवन का दर्शन काम आता है, और लेख में इसका एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। क्या? शिवराज ने शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी पढ़ी थी, और वो कहते हैं कि इस किताब ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। अब ये कोई संयोग नहीं है। मतलब वो किताब सिर्फ अच्छी किताब नहीं थी बल्कि इस मुश्किल समय में उनका सहारा बनी। हाँ, ऐसी किताबें आपको एक फ्रेमवर्क देती हैं, असफलता को देखने का एक नया नजरिया। किताब का सार यही है कि असफलता सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है, अंत नहीं। एक हिस्सा है। जी। जब आपके दिमाग में ये विचार बैठ जाता है तो आप परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं बल्कि एक कॉमा की तरह देखते हैं। आप इसे एक व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं बल्कि एक बाधा की तरह देखते हैं जिसे पार करना है। तो उस किताब ने शायद शिवराज को वही मानसिक हथियार दिए जिनकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। और उन्होंने उस लड़ाई को न सिर्फ लड़ा बल्कि शानदार तरीके से जीता। उस निराशा के बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक 3 सफलताएं। जी। चलिए इसे क्रम से देखते हैं। 2023 में उन्हें पहली नौकरी मिली प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट। पहली सफलता हमेशा सबसे मीठी होती है। ये उस विश्वास को बहाल करती है जो शायद कहीं डगमगा गया था। ये साबित करता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उन्होंने ये नौकरी सिर्फ 18 दिन की। सिर्फ 18 दिन। सिर्फ 18 दिन। हाँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद उनका चयन प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में हो गया। ये उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। बहुत से लोग पहली सरकारी नौकरी मिलते ही एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। चलो जिंदगी सुरक्षित हो गई। सही बात है। लेकिन शिवराज का लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं था, शायद उत्कृष्टता थी। वो बेहतर की तलाश में थे। और वो तलाश 2024 में पूरी हुई जब उन्हें अपनी तीसरी और शायद उस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी मिली। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में विज्ञान विषय में उन्होंने पूरे राजस्थान में 22वीं रैंक हासिल की। ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है। इसे सफलता का संवेग या मोमेंटम ऑफ सक्सेस कहते हैं। जब आप एक बाधा पार कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। अच्छा। आपके दिमाग से क्या मैं ये कर सकता हूँ वाला सवाल हटकर मैं अगला कौन सा लक्ष्य हासिल करूँ वाला सवाल आ जाता है।
एक के बाद एक 3 नौकरियों का मतलब है कि पहली जीत ने उनके लिए सारे मानसिक दरवाजे खोल दिए थे। तो वो अब डर के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे रहे थे। बिल्कुल, और परिणाम हम सबके सामने है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें, एक किसान का बेटा जिसके पास कोई बना बनाया रास्ता नहीं था, जिसने सरकारी संस्थानों में पढ़कर अपनी नींव मजबूत की, जिसने बिना कोचिंग के एक्टिव लर्निंग को अपना हथियार बनाया, जो परीक्षा रद्द होने जैसी दिल तोड़ने वाली निराशा से गुजरा और फिर महज 1 साल के अंदर 3 सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। ये कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। शिवराज की कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे सबसे बड़े संसाधन हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। वाह! आपकी लगन, आपका अनुशासन, निराशा से उभरने की आपकी क्षमता, असल में यही आपकी असली पूंजी है। कोचिंग, पैसा, बड़े शहर, ये सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये वाकई एक प्रेरणा देने वाला सफर है जिसमें हर मोड़ पर सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। निश्चित रूप से। इस चर्चा के अंत में एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। स्रोत लेख का शीर्षक पूछता है, जाने अब क्या है अगला लक्ष्य? लेकिन लेख में कहीं भी इसका जवाब नहीं दिया गया है। हाँ, और शायद यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो श्रोताओं के लिए हम यही विचार छोड़ जाते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेता है, या शिवराज के मामले में लगातार 3 लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? जिस लड़ाई को लड़ने में अपने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, जब वो लड़ाई जीत ली जाती है, तो एक चैंपियन क्या करता है? क्या वो संतुष्ट हो जाता है, या सफलता की भूख उसे किसी और बड़े अनजाने शिखर की ओर ले जाती है? किसी के जीवन में सफलता का अंतिम पड़ाव क्या होता है, या शायद होता ही नहीं है?